आगे हमें जो संख्या पद्धति है उसको विभाजित करना बताया गया है कि संख्या पद्धति जो है वो कितने भागों में विभाजित है, मतलब कितने भागों में बांटी गई है। संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा वृक्ष है, एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं में से कुछ जो है वो आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई गई हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई हैं। अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो संख्याओं का जो वृक्ष है, संख्या रूपी जो वृक्ष है, उन्हें कुछ इस तरह से जो है वो बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, तीसरी होती है पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय वास्तविक संख्याएं, घन संख्याएं, वर्ग संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं जो होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी और वे सब अंतर्गत किसके आ रही हैं, संख्या पद्धति के ही अंतर्गत आ रही हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर कर हमें पूछा जाता है और हमें बहुत ही ग्लानि महसूस होती है कब, जब हम इसका जवाब नहीं दे पाते। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लगभग हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से इसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से, जिसकी सहायता से हम किन्हीं भी चीज़ों की गिनती करते हैं वो क्या होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी चीज़ों की गिनती करें, जैसे 1 2 3 4 या फिर कोई भी चीज़ें रखी गई हैं तो वो क्या कहलाएंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो कहलाएंगी। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक संख्याएं की, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से हम चले जाएं कहाँ तक, अनंत तक चले जाते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, क्योंकि संख्या जो है वो कहीं भी रुकने वाली नहीं है, संख्या जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो एक से गिनती जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से स्टार्ट होती है। तो 1 से अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर पूर्ण संख्याएं की बात करें, पूर्ण संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर हम 0 और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 0 अगर ऐड कर दें तो जो संख्या बन जाती है वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे अगर ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक जा रही है, अगर हम इसी के अंदर मिलाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और इसे हम ले जाएं अनंत तक, तो ये जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आप अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे नोट कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम किन्हीं भी चीज़ों को गिनते हैं या फिर गिनती स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो कितनी, क्या है, 1 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं को हम जीरो का उपयोग करते, मतलब जीरो को ऐड करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वे जो होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अगर पूछ रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है, हम सभी को पता है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एज ऑन, मतलब आगे अगर बढ़ जाइए, और पूर्ण संख्या जो होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 को उसमें कंसिस्ट कर दीजिए। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, इंटीजर्स। देखिए हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। अब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अंदर जो प्राकृतिक संख्या उसकी ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं उन्हें भी ऐड कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अनंत के इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ऐसे ही चलती आएंगी, ये हो जाएगा -4 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 और ये कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक, अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अनंत से स्टार्ट होती हैं और धन अनंत तक जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो अंक होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण अंक का मतलब है कि जो अंक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी पॉइंट, कोई भी भिन्न जो है वो इसके अंदर काम नहीं करेगी। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक चली जाएगी।
पूर्णांक संख्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन शर्त ये है कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी ये जो है वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब इसके अंदर माइनस हो प्लस हो कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर पूछ लिया जाए क्या कि धनात्मक पूर्णांक बताइए, धनात्मक पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ से चला जाएगा अनंत तक। अब ऐसे पूछ लिया ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, तो ये क्या होंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -इन्फिनिटी। लेकिन 0 जो होता है वो तो ना पॉजिटिव होता और न ही नेगेटिव होता, तो 0 को हम न तो धनात्मक बोल सकते हैं और न ही ऋणात्मक ही बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, अब हम आगे जो बढ़ते हैं वो सम संख्याओं के ऊपर बढ़ते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो जब हम सम संख्याओं के ऊपर बढ़ रहे हैं, हमने जो अभी तक अध्ययन किया वो किस किस का कर लिया है, प्राकृतिक संख्याओं का कर लिया है, पूर्ण संख्याओं का कर लिया है, पूर्णांक का कर लिया है। अब बात आती है सम संख्याओं की, तो वे संख्याएं सम, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। अब ये क्या बला है 2 से विभाजित का, बताता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं सीखना चाहते कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो आप इस तरह समझ लीजिए वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, इन पांचों में से अगर इकाई का अंक कोई भी एक है तो वो आपकी जो है वो सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या, सॉरी सम संख्या मैं नीचे से कर देता हूँ, सम संख्या जो है वो ये है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्या जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक जो है वो इकाई का अंक हो तो वो क्या कहलाएगा, सम संख्या जो है वो कहलाएगी। अब ऐसे ही आता है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं के लिए एक तो हम परिभाषा का इसका उपयोग करते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, या फिर इसी को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एक अंक इकाई के अंक के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब आसीन है, तो वे जो संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो, सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो वो विषम संख्या हो जाएगी। अगर और मतलब एक परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं के ऊपर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ या तो 1 से विभाजित हों, ठीक है, किससे विभाजित हों, 1 से विभाजित हों, या फिर वो स्वयं से विभाजित हों। ठीक है, अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो तो वे क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो स्वयं, तो वो जो संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 है, ठीक है, और मैंने आपको जो एक थ्योरी बताई वो क्या है, वो ये है कि जो अभाज्य संख्या होगी उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा वो स्वयं। ठीक है, एक तो 1 होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वो स्वयं होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए 1 के फैक्टर बताइए, तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है, दूसरा कोई और फैक्टर है क्या, नहीं है, दूसरा कोई और फैक्टर है नहीं है। अब अगर 2 की बात करें, 2 का बताइए, और इसके अंदर बहुत मतलब एक बच्चे, काफ़ी जो बच्चे हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, मैंने जो थ्योरी बताई उसको आप अप्लाई करके चलिए। मैंने आपको बताया कि बताइए 2 जो है वो अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है, तो 2
को अगर हम चेक करते हैं तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, वो स्वयं होगा। उसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो एक होगा और एक स्वयं होगा। तो दो के अंदर क्या एक से भाग चला जाता है, चला जाता है, तो एक तो फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया। अब बताइए दो के अंदर कौन सी दूसरी संख्या से भाग चला जाता है, तो दो के अंदर दो से भाग चला जाता है। उसके अलावा किसी और संख्या से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो दो जो है वो कैसी संख्या हो गई, दो जो है वो अभाज्य संख्या हो गए। अब अगर तीन की बात करें, तीन के अंदर एक से भाग जाता है क्या, जाता है, तो एक फैक्टर क्या हो गया, एक, 1। और बताइए तीन के अंदर तीन से भाग जाता है क्या, जाता है, तो दूसरी जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 3। क्या दो से भाग जाता है इसके अंदर, नहीं जाता, ठीक है, दो से भाग जाता है, नहीं जाता। तो ये जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। दो जो है वो भी अभाज्य है, तीन जो है वो भी अभाज्य है। अब अगर बात करें चार की अगर बात कर लें, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं के बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने एक को चेक किया, हमने दो को चेक किया, तीन को चेक किया। अब दो के सिर्फ दो ही फैक्टर बनने, इसलिए क्या है, ये जो है वो अभाज्य है, अभाज्य। तीन जो है उसके भी दो फैक्टर बनने, तो ये कैसी है, अभाज्य है। अब हम चेक करेंगे चार को, तो मुझे चार के फैक्टर बताइए। क्या चार के अंदर एक से भाग जाता है क्या, जाता है। क्या चार के अंदर दो से भाग जाता है क्या, तो जाता है। क्या चार के अंदर तीन से भाग जाता है, नहीं जाता। क्या चार के अंदर चार से भाग जाता है, बिल्कुल चला जाता है। तो इसके फैक्टर जो हो गए वो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3। और जहां 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स किसी भी संख्या के बन जाएं, जहां 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स किसी भी संख्या के बन जाएं, तो वे जो होंगे वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। कौन संख्या होंगी, भाज्य संख्या। तो ये जो है वो भाज्य संख्या है, 4 भाज्य है। अगर हम वही बात करें 5 की, तो 5 बताइए, 5 के फैक्टर बताइए। तो 5 का एक तो एक फैक्टर है और दूसरा जो है वो क्या है, खुद 5 है। क्या इसके अलावा किसी और संख्या से 5 के अंदर भाग चला जाता है, तो आप कहेंगे नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो है वो कैसी संख्या हो गई, ये जो है वो अभाज्य संख्या हो गई। कैसी, अभाज्य, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये जो है वो भी प्राइम है, ये जो है वो भी प्राइम है। लेकिन यहाँ जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो एक होता है वो न तो प्राइम होता, मतलब न तो अभाज्य होता और न ही भाज्य होता, ठीक है। जो एक है वो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो स्वयं होती हैं, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब वही बात करें अगर भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या के या मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा हो, मिनिमम 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनके हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अभाज्य संख्या होंगी उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, जो भाज्य संख्या होंगी 3 या फिर 3 से अधिक फैक्टर होंगे। अब अगर हम मतलब अंतर देखें दोनों के अंदर कि अंतर क्या है, या फिर देखने की कोशिश करें कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं कौन सी अभाज्य होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं को अगर देखिए, अभाज्य संख्याओं को अगर देखिए तो अभाज्य संख्या आपकी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2। क्या होगी, 2। क्या होगी, 2। ये आप बिल्कुल गांठ मान के रख लीजिए ऐसे कि 2 जो होती है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या। चलिए मैं बताता हूँ उसके बारे में। 2, दूसरी जो संख्या वो क्या है, 3, तीसरी जो संख्या वो क्या है, 5, 7। अब मुझे बताइए उसके बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, 9 नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 9 को अगर हम देखें तो 9 के अंदर 1 से भाग जाएगा क्या, 1 तो जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी का फैक्टर होता है, 1 से भाग चला जाएगा, 9 के अंदर 3 से भाग चला जाएगा, 9 के अंदर 9 से भाग चला जाएगा, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3। और जहां किसी भी संख्या के 3 या फिर 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं तो वो जो होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो एक तो हो गया 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, उसके बाद क्या आएगा, 11। क्या आएगी, 11। 11 के बाद क्या आएगी, 13। अब बताइए 15 होगा क्या,
15 जो है वो अभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या होगी? तो देख लीजिए 15 का एक फैक्टर क्या है? एक फैक्टर क्या है? 3, एक फैक्टर क्या है? 5 और चौथा फैक्टर क्या है? 15। तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ढेर सारी जो है वो भाज्य संख्या देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। 4, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 के बाद 12, इस तरह से जो है वो हमारी क्या है, ये भाज्य संख्याएं जो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो हमने आपको अभाज्य संख्या बता दी और हमने आपको भाज्य संख्या बता दी। अब हमें जो ध्यान देना वो इसके ऊपर देना है। ये जो 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी अंक के ऊपर आपको बहुत ढेर सारे सवाल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसको हम देखें तो यहाँ जो जितने भी नंबर्स हम आगे देखेंगे तो वो सब ऑड होंगे। कैसे होंगे? विषम होंगे। लेकिन ये एक नंबर ऐसा है जो कि सम है। कैसा है? सम, इवन। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या कौन सी है? तो वो है 2। कौन सी है? 2। तो आप इसे हमेशा याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो है वो क्या है? 2 है। इसके अलावा इस पूरी सीरीज के अंदर कोई भी संख्या जो है वो सम नहीं होगी, सभी विषम होंगी। ठीक है, सभी जो संख्या होंगी वो कैसी होंगी? विषम होंगी। सिर्फ यही संख्या जो है वो कैसी है? सम है। इसके अंदर तो ऐसा कुछ देखने वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको सिर्फ बताया कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्याओं के 3 या फिर 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आप इसी को याद रखेंगे तो आप भाज्य और अभाज्य के बीच में अंतर करना महसूस करने लग जाएंगे, या फिर आपको आसानी से जो है वो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याओं के ऊपर। किसके ऊपर? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि एक ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर हो, जो उन दोनों या फिर तीनों या फिर जितनी भी संख्या हो उन सभी के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर हो, वो हमारा क्या होगा? सम सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगी, 23। ये जो है वो कुछ आपके सामने क्या लिखी हुई हैं? कुछ जो है वो क्या लिखी हुई हैं? अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। अब अगर मैं इसके पेयर बना दूं, 2 और 3 का पेयर बना दिया, ठीक है, ऐसे 11 और 13 का पेयर बना दिया, ऐसे 5 और 19 का पेयर बना दिया। ठीक है, तो क्या मुझे ये बताइए 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन है? तो आप बोलेंगे नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। सिर्फ जो फैक्टर बनना है वो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। क्या 11 और 13 के बीच में कुछ कॉमन है? तो आप बोलेंगे नहीं, कोई कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये जो है वो कैसी संख्याएं? ये जो है वो सह अभाज्य संख्याएं। अब जरूरी नहीं है कि पेयर ही हो, मतलब जोड़ा ही हो, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 3, 13, 23, ये जो है वो भी क्या है? सह अभाज्य संख्या ही हैं। तो वे संख्याएं, वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, सिर्फ एक ही उनका क्या हो? फैक्टर हो, तो वे जो कहलाती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसके बाद आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, P/Q के रूप में, जहाँ Q जो नहीं होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या ले, 2/3, 8/13, 9/25, ये जो है वो क्या है? ये जो है वो P/Q के रूप में है, जहाँ पर P जो है वो क्या है? 2 और Q जो है वो क्या है? 3। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/0, तो क्या ये एक परमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ Q की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। और हमने यहाँ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें, और जहाँ Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो ये मैंने आपको बता दिया, P जो है वो 2 है, यहाँ Q जो है वो 3 है, यहाँ P जो है वो 8 है, यहाँ Q जो है वो क्या है 13 है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को। अब परिमेय संख्याओं की बात करें तो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया हो 0.5, बताइए ये जो है वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? तो ये हमारी थ्योरी को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। मतलब P की जो वैल्यू है वो क्या है 0, भले ही 0 है, लेकिन Q की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। क्या है 5 है, इसलिए ये जो है वो क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। अब ऐसी अपरिमेय संख्या को ले लीजिए। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। वे जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पाई और 22/7, बताइए इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? तो अगर हम देखें यहाँ 22/7 P/Q के रूप में रिप्रेजेंट है, इसलिए ये जो है वो कैसी संख्या है? ये जो है वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, देखिए पाई की जो वैल्यू होती है हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? इसका सन्निकट मान है, मतलब एप्रॉक्स वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। अगर पाई की हम वैल्यू देखें तो वो क्या होता है 3.14 ... बहुत सारी जो नंबर्स हैं वो आते हैं। तो जो इसकी जो वैल्यू है वो रुकती नहीं है कहीं भी, मतलब कहीं भी ठहरती नहीं है, इसलिए ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। अब बात आती है किसकी? बात आती है वास्तविक संख्या की, और यही जो है वो इस क्लास का अंतिम जो है वो टॉपिक है। इसके बाद हम विभाज्यता पढ़ेंगे, और विभाज्यता अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर जो अंतिम जो आपका टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे संख्याएं जो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं के मेल से बनी हुई होती हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय, ठीक है। वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मेल होता है, मतलब मिक्सचर जो होता है वो आपका मिश्रण जो होता है वो ये आपका क्या कहता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आई होंगी। अगर आप इसे अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स जो होता है वो बनाना अच्छा होता है। हम बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम बड़ी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। और आज जो है मैं आपको एक थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनसे बोला गया कि मान लीजिए आपको 6 घंटे हम किसी जंगल को काटने के लिए देते हैं, 6 घंटे हम किसी भी जंगल को काटने के लिए देते हैं, मतलब जंगल का मतलब बहुत सारे पेड़ों को काटने के लिए देते हैं, और हम आपको एक कुल्हाड़ी देते हैं, तो बताइए आप क्या करोगे? तो वे जो महान पुरुष थे, वे जो महान भाव थे, उन्होंने बोला कि मैं उन 6 घंटों में से 4 घंटे जो है वो अपनी कुल्हाड़ी को पैना करने में लगाऊंगा। तो जो प्रश्न उनसे पूछा गया जा रहा था, जिसने ये प्रश्न उनसे पूछा था वो चौंक गया कि आप 4 घंटे जो है वो कुल्हाड़ी पहनाने में लगाएंगे और 2 घंटे में आप जंगल को काट पाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। क्यों? मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि जब मैं कुल्हाड़ी को पैना कर दूंगा, जहाँ मुझे किसी पेड़ को काटने में 10 मिनट लगेगी, वहीं मुझे उस पेड़ को काटने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम अपनी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें इस तरीके से कंप्लीट करते हुए चलें कि बाद में उनके ऊपर हमारा कोई क्या ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आपको वहाँ टाइम लगेगा उसे सॉल्व करने में, किसी भी क्वेश्चन को, और अगर कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो आप चुटकी में जो है वो सॉल्व कर देंगे।
तो मैं आशा करता हूँ इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह की क्लासेस हम आपके सामने लाते रहेंगे।